उसके लहजे की बेअतबारी से जाहिर हो रहा था कि उसे जिरके में मेरे किरदार के बारे में कुछ मालूम नहीं था अच्छी तरह। मैंने सर हिलाकर पूरे एतमाद से कहा, सरदार सिबगतुल्लाह ने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैंने उसके दिल में बदगुमानी का बीज बोने के लिए अपनी बात में इजाफा किया, वरना सिबगतुल्लाह मुझे बता ही चुका था कि जो कुछ मेरे और उसके दरमियान तय पाया था वो एक राज था जिसमें कंदूर खान को शरीक नहीं किया गया था। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। उसने मजरू आवाज में कहा, ना मैं जानना चाहता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमको हर बात बता दी गई है। ये याद रखना कि जिरगे में बिला जरूरत और ऊंची आवाज में बोलना जुर्म है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बिला वजह उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे अपने कुर्ब का मुजाहरा करते हुए कहा, ये मुझे नहीं मालूम था, वैसे जिरगे में तुमको हमारे साथ ही बैठना है। कोई गलती हो रही हो तो तकल्लुफ किए बगैर फौरन ही टोक देना, हमें से कोई बुरा नहीं मानेगा। उसने उलझन अमेज नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूंगा? माफ करना, यह बात रवानी में मेरे मुंह से निकल के। मेरा ख्याल है कि जुबान की मजबूरी की वजह से हमको जिरगे की कार्रवाई बताते रहोगे। इस पर मेरी उस सोची समझी बात का असर मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक हुआ। उसका मुंह यूं बिगड़ गया जैसे उसने बेखबरी में कोई कड़वी कसीली चीज चबा ली हो। चलो, वो एक झटके से दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे हो लिया। सरदार सिबगतुल्लाह के कमरे के बैरूनी दरबार हाल में माहौल बहुत गंभीर था। लकड़ी की चौकियों की एक तरफ 10 मुअम्मर और बारेश शिंकारी बैठे हुए थे, जिनके सीनों पर लहराती हुई घनी और सफेद दाढ़ियां उनके कवि हैकल जिस्मों को पुरशिकूब बना रही थी। उनके जिस्मों पर ढीले ढाले लिबास और सरों पर बड़ी बड़ी पकड़ियां नजर आ रही थी। उनसे अलग मुख्तलिफ उम्रों के 15-20 शिंगारी एक तरफ बैठे हुए थे। सामने पड़ी हुई आरास्ता मसनद पर सरदार सिबगतुल्लाह विराजमान था। सफेद दाढ़ियों वाले शिंगारियों की दूसरी तरफ सैगम खान, उसकी गूंगी बीवी और जन्नत गुल नजर आ रही थी। जन्नत गुल के चेहरे पर शदीद हैरत नजर आ रही थी, जैसे उसके लिए वो तमाशा गैर मुतवक्का रहा। वह हैरान और खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रही थी। हम लोगों के दाखिल होती सारी नजरें हमारी तरफ उठ गईं। मैंने चोर नजरों से देखा कि मुझ पर निगाह पड़ते ही जन्नत गुल शश्तर रह गई थी। निगाह चार होने की उम्मीद में वो एक टुक मेरी ही तरफ देखती रही, लेकिन मैं उससे नजरें मिलाए बगैर कंदूर खान के पीछे चलता रहा। हमें ज़ैगम खान वगैरह से कदर फासले पर बिठाने के बाद कंदूर खान सिबगतुल्लाह की तरफ बढ़ गया। मसनद नशीन सरदार ने नीची आवाज में उसे कुछ हदायत दी और वो वापस लौटकर हमारे साथ बैठ गया। उसकी पेशानी पर पड़ी हुई कई शिकने यह जाहिर कर रही थी कि उसे आखिरी लम्हात पर अपना एतमाद में लिया जाना करा गुजरा था। आखिर सरदार सिबगतुल्लाह ने धीमे लहजे में बोलना शुरू कर दिया। कंदूर खान ने हमें उसकी बातों का तर्जुमा सुनाना शुरू कर दिया। वो जिरगे के अराकीन और गालान के मुक्तदिर लोगों को बता रहा था कि उन्हें चंद अहम फैसलों के लिए वहां जमा किया गया था। उनमें से एक फैसले का ताल्लुक मरहूम पाइंदा गुल की जात से था। सरदार सिबगतुल्लाह की मकामी बोली में की जाने वाली तकरीर शिंगारियों के लिए काबिल फहम थी। हमारे लिए उसके तर्जुमे का बंदोबस्त था। ज़ैगम खान इस बोली से वाकिफ था, सिर्फ गौहर जान और जन्नत गुल को कुछ पता नहीं चल रहा था और दोनों हैरान परेशान नजरों से इधर उधर देख रही थी। सिबगतुल्लाह की घूमती हुई उकाबी नजरों ने उनकी परेशानी को भांप लिया और अपनी तकरीर में वक्फा देकर उन दोनों से पश्तो में मुखातिब हो गया। उसने उन दोनों को कंदूर खान के करीब बैठने की हदायत की थी। वो दोनों औरतें इस बात से बखूबी आगाह थीं कि सारी निगाहें उन पर ही मरकूज हो गई थी। वो आई तो मैं जन्नत गुल से नजरें न बचा सका। निगाहें चार होती उसका चेहरा किसी अंदरूनी खुशी से दमक उठा। वो जुबान से कुछ कहे बगैर बैठी तो मेरे और उसके दरमियान में कंदूर खान हायल था। सिबगतुल्लाह ने अपनी धीमी तकरीर दोबारा शुरू कर दी। कंदूर खान की जुबान भी साथ चल पड़ी। मुझे दुख है कि पाइंदा गुल जो अपने नस्ब को चलाने वाला आखिरी मर्द था, मेरे हाथों मारा गया और अब शिंगार वैली में उसके खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। सिबगतुल्लाह गमो अंदोज से भरपूर अदाकारी करते हुए कह रहा था, लेकिन इस वादी के हर बासी के बेहतरी के लिए ऐसा होना ही था। पाइंदा गुल खुद गर्ज जिद्दी और हट धर्म हो गया था। अफीम का सारा पैसा वो हड़प कर रहा था। जंग होती है तो सुरमा ही मारे जाते, बिस्तरों में मुंह ऊंधे किए हुए लोग बीमार और माजूर नहीं मरा करते। हमने दिन का सूरज ढलने से पहले पहले जंग जीत ली थी। दोनों तरफ के 87 आदमी मारे गए थे। मैं उन सब के गाढ़े खून को सलाम करता हूँ। 86 सुरमाओं की मैयतों को इज्जत से दफनाया गया। उनकी लाशों पर कोई गिरिया या मातम नहीं हुआ, लेकिन सब गवाह है कि पाइंदा गुल की लावारिस लाश कालान की बस्ती में रखी गई तो उसके खानदान की 6 बदनसीब बूढ़ी औरतों ने अपने बाल खोलकर मातम से अपने सीने जख्मी कर डाले। उनमें 4 बेवाएं थीं और 2 ऐसी मुअम्मर कंवारियां जिनके लिए पाइंदा गुल को कभी कोई शिंगारी पसंद नहीं आया। उन बेसहारा औरतों को बादरान वालों ने अपनी कफालत में ले लिया। इनका मुकद्दर ने यावरी की तो इन्हें गालान ही की मिट्टी मिलेगी और शायद 7वीं को भी। सबकी आंखें हैरत से पेशानियों पर जा चढ़ी, लेकिन मैं वही कहता हूँ जिसका मुझे यकीन होता है। मुझे पता चला है कि 22 बरस पहले पाइंदा गुल ने काबुल शहर में अपने एक जिगरी दोस्त की बेवा की कोख में थूका था और आज उसकी वो लग्जिश इस जवान लड़की की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। उसने दाहिना हाथ उठाकर जन्नत गुल की तरफ इशारा कर दिया। फिजा में तहय्युर ज़दा सरगोशियां गूंजने लगी। जिरगे के अराकीन समेत सब लोग हैरत और बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।
पहाड़ों के हिसार में अपनी जिंदगियां गुजार देने वाले तुजुर्बेकार शिंगारियों के लिए वो इंकिशाफ एक धमाके से कम नहीं था। जन्नत गुल का चेहरा यकबयक सुर्ख हो गया और वो किसी की परवाह किए बगैर इस तरार के आलम में उठ खड़ी हुई और अंग्रेजी में चिल्लाने लगी, हाँ मैं बास्टर्ड हूँ, मुझे फख्र है कि मैं पाइंदा गुल की औलाद हूँ, इस बेगैरत लंगड़े की नहीं जो दूसरे की पगड़ी अपने सर पर जमा कर इज्जतदार बनने की ख्वाब देख रहा था। फिर उसने यकबयक बिफर कर पश्तो में बोलना शुरू कर दिया। एक शिंगारी उठकर उसके साथ बोलने लगा। शायद वो जन्नत गुल की कही हुई बातों को मकामी बोली में ढाल रहा था। चंद मिनट के लिए सारा माहौल दरम भरम होकर रह गया था। कई लोग जोर जोर से बोलने लगे। जगम खान का चेहरा तारीक हो गया। गौरजान के होंठों पर जहर में डूबी हुई मुस्कुराहट खेलने लगी। उसके धाने से चंद बेमकसद आवाजें भी बरामद हुई। शायद वो इस बहरान पर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। मैंने महसूस किया कि सिबगतुल्लाह दीदा और दानिस्ता ढील दे रहा था। जब जन्नत गुल कुछ ऐसी बातें जो उसकी जुबान से सब कुछ सुनवानी चाहता था कह चुकी तो वह हाथ उठाकर घुसीली आवाज में बोलने लगा। कंदूर खान ने जन्नत गुल के दोनों शाने दबोच कर उसे जबरदस्ती बैठने पर मजबूर कर दिया। ये सब लोगों के लिए अनोखी बात है। कंदूर खान ने अपने सरदार की गजबनाक बातें तुरंत लिखा, इसलिए मैं इस बार सबकी गुस्ताखी माफ कर रहा हूँ। ऊंची आवाज में यहाँ बिला जरूरत बोलना जिरगे की बेइज्जती है जिसकी सजा मिलकर रहती है। अब किसी ने जुबान खोली तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। फिर वह हम लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर बड़ा रास्त उर्दू में बोलने लगा। सब खामोशी से सुनो, बारी आने पर हर एक को बोलने का मौका दिया जाएगा। जब सिबगतुल्लाह उर्दू बोल रहा था तो कंदूर खान खामोश हो गया, लेकिन पहले वाले शिंगारी ने फौरन ही उर्दू का मकामी बोली में तर्जुमा शुरू कर दिया ताकि हर शख्स हर बात से बाखबर रह सके। पाइंदा गुल फरिश्ता नहीं, हम सब जैसा एक इंसान था और हर इंसान खता का पुतला होता है। सिबगतुल्लाह ने अपनी बात दोबारा शुरू कर दी। इस ज़ेरे को और जहां दीदा इंसान से भी एक गलती हुई। उसका कोई वली वारिस होता तो खुद उस लड़की की खबरगिरी करता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ये लड़की जैसी भी है इसकी रगों में एक मरहूम शिंगारी का खून दौड़ रहा है। पाइंदा गुल के मरने के बाद जन्नत गुल की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। इस पर अब्दुल रहीम खान के कत्ल का इल्जाम है। एक शिंगारी ने जिरगे से मुखातब होकर कहा, पाइंदा गुल ने मुझे खुद बताया था कि अब्दुल रहीम खान को जन्नत गुल नाम की एक लड़की ने मारा है और उसे गालान में लाकर अपने भांजे के कत्ल का बदला लेगा। इसकी हम पर क्या जिम्मेदारी हो सकती है? अब्दुल रहीम खान के खून का बदला लेना इसके वारिसों की जिम्मेदारी थी। पाइंदा गुल खुद लावारिस हो गया। क्या अब तुम उसके वारिस होने का दावा कर रहे हो? सिबगतुल्लाह के अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। पाइंदा गुल की विरासत के इकरार का मतलब सिबगतुल्लाह से बेवफाई के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपना एतराज वापस लेता हूँ। उस शिंगारी का मुंह उतर गया। जन्नत गुल के नाम पर पैदा होने वाला उबाल सिबगतुल्लाह के तेवर देखते ही बैठ गया। मुझे मालूम है कि मैं खुलासा सुना रहा हूँ। बहुत से लोगों के ज़हनों में कई सवालात कुल बुला रहे होंगे। चाहे तुम में से बाज को मेरी बात पर पूरा यकीन ना आया हो, इसीलिए मैंने बाहर से कई लोगों को यहाँ बुलवाया है। इन्हें पाइंदा गुल का वो दोस्त भी है जिसके घर में जन्नत गुल पैदा हुई और परवान चढ़ी। मेरा ख्याल है कि जिरगा इजाजत दे तो हम सब जैगम खान की कहानी सुन लें जो पाइंदा गुल के गुनाह से पर्दा उठाएगी। इतना कहकर वो खामोश हो गया और जिरगे के अराकीन ने एक दूसरे से मशवरा करना शुरू कर दिया। तुम यहाँ कैसे आपन से? सिबगतुल्लाह की तकरीर का तसलसल खत्म होने के बाद जन्नत गुल ने हैरत से मुझसे सवाल किया। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखकर अपना सर झुका लिया। कंदूर खान उसकी जुबान से फरंगी बोली सुनकर यकबयक चौकन्ना नजर आने लगा था और बारी बारी हम दोनों का जायजा ले रहा था। तो बोलते क्यों नहीं? चंद सानियों के बाद जन्नत गुल चिल्ला कर बोली, किसी चोर की तरह मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? यह लड़की यूं ही मुझे तंग करती रहेगी। मैंने कंदूर खान से मुखातब होकर कहा, इसे बता दो कि मुझे इससे बात करने की इजाजत नहीं है। मैं इसकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। ओह, तो अब यूं मुझसे अनजान बनोगे? जन्नत गुल कंदूर खान की तर्जुमानी के बगैर आंखें निकाल कर बोली, कम अज कम ये तो बता दो कि तुम्हें किस सिलसिले में यहाँ लाया गया है। इस वक्त तो तुम बचकर निकल गए थे। मैंने बेबसी से कंदूर खान की तरफ देखते हुए कहा, तुम गवाह रहना कि मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है और ये मुसलसल बोले जा रही है। क्या तुम इसे खामोश नहीं करवा सकते? ये तुमसे क्या कह रही है? कंदूर खान ने मुझसे कहा कि फरंगी जुबान मेरी समझ में नहीं आती, बिला वजह बातें करने की कोशिश कर रही है। मैंने कंदूर खान की नजर बचाकर जन्नत गुल को आंख मारते हुए कहा, यह मुझे पहले से जानती है। पता नहीं सरदार सिबगतुल्लाह ने इसे मेरे करीब क्यों भेज दिया। जिरगे के अराकीन में से किसी ने बोलना शुरू कर दिया। कंदूर खान ने बताया कि वो लोग सरदार पाइंदा गुल के बारे में जैगम खान का बयान सुनने पर आमादा हो चुके हैं। उसकी बीवी उसके साथ रहेगी ताकि इशारों की मदद से अपने शौहर के हकीकी बयान की तायीद और झूठ की तरदीद कर सके। जैगम खान अपनी मखसूस फुदकती हुई चाल में जिरगे के अराकीन के रूबरू जा खड़ा हुआ। गौरजान उसके साथ थी, लेकिन उसने अपने शौहर को कोई मदद देने की कोशिश नहीं की। जैगम खान ने गहरे मुतासफाना सांस के साथ उन दिनों का जिक्र छेड़ दिया जब उसकी और पाइंदा गुल की गहरी दोस्ती थी। पाइंदा गुल का बाप जिंदा और शिंगार वैली का हुक्मरान था और उसने अपने इकलौते बेटे को जदीद तहजीब और तमद्दन से रोशनास कराने के लिए पूरे वसाइल और आज़ादी के साथ उसे काबुल में छोड़ा हुआ था। मुझे कहानी के दोनों रुख मालूम थे। हकीकत के बारे में पाइंदा गुल ने खुद मुझे हर बात बताई थी और जैगम खान जो कुछ कहने वाला था उसने वो हम चारों के सामने तहखाने में अपनी बीवी के साथ तय किया था। वो अपनी नो तराशीदा कहानी सुनाता रहा। उसकी बीवी मगमूम अंदाज में सर हिलाकर उसकी तायद करती रही।
जगम खान ने बहुत चालाकी के साथ अपने घनौने किरदार का जिक्र हज़फ करके जुर्म गुनाह का सारा बोझ पाइंदा गुल के मुर्दा कंधों पर लाद दिया। उसकी गूंगी बीवी शुरू से आखिर तक उसकी तायद में सर हिलाती रही, हत्ता कि जगम खान के पास अल्फाज का जखीरा खत्म हो गया और उसकी कहानी पूरी होगी। इस खेल में जन्नत गुल का कोई किरदार नहीं था। वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आई थी, ना ही वो ये जान सकती थी कि उसकी पैदाइश में किन दो फरीकों ने हिस्सा लिया था। वो जो कुछ भी कहती वो सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल होता। उसके बाप ने उससे कहीं ज्यादा हकायक बयान कर दिए थे। उसने जिरगे के अराकीन को यह भी बता दिया था कि काबुल वालों ने जन्नत खानिम के खुलखाल में पाइंदा गुल से गहरी मुशाबत देखने के बाद उसे तंजिया पैराए में जन्नत गुल कहना शुरू कर दिया था और फिर उसका वही नाम चल निकला। जन्नत गुल की पेशी की जरूरत महसूस नहीं की। जिरगे के अराकीन देर तक आपस में मशवरे करते रहे। इस दौरान में जन्नत गुल बहुत परेशान रही। वो ये समझने से कासिर थी कि वो लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने पर क्यों तुले हुए थे। उसने कई बार मुझे और कंदूर खान को मुखातिब करना चाहा, लेकिन हम में से किसी ने उसके सवालात का जवाब नहीं दिए। मेरे तीनों साथियों के लिए जन्नत गुल की जात गहरी दिलचस्पी का बायस बनी हुई थी। उनमें से किसी ने उससे मुखातिब होने की मुजरमाना हमाकत नहीं की, लेकिन वो झुक झुक कर और मुड़ मुड़ कर बार बार जन्नत गुल को देखे जा रहे थे। वो हसीनो जमील काबली दुशीजा इस भरी महफिल में यको तनहा होने के बावजूद बेखौफ नजर आ रही थी। क्या जो पाइंदा गुल के खून का असर था कि उसे बदतरीन हालात में भी अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं थी। जिरगे के अरागीन तबादले ख्याल में मसरूफ थे। चंद शिंगारी सिबगतुल्ला के पास जा बैठे थे और धीमी आवाजों में उससे बातें कर रहे थे। जिरगे की मौजूदगी में वहां सिगरेट नोशी की ममानत थी, इसलिए बेकारी के आलम में मेरे कान वीरा और गजाला की सरगोशियों पर लगे हुए थे। जन्नत गुल के हुस्न जमाल ने उन दोनों को मरऊब किया हुआ था। कुदरत ने उसे गोरी चिट्टी रंगत के साथ ही कशीदा कामत मरमर से तराशे हुए सुबक नाजुक बदन, तीखे नकूश गजाली आंखों, याकूती होंठों और दराज जुल्फों समेत हर उस खूबी से नवाजा हुआ था जो किसी भी निस्वानी पैकर को मरकज़े निकाह बना सकती है। उन दोनों को हैरत थी कि इस कदर खूबसूरत और खुश बदन लड़की के ज़हन पर अंधे इंतकाम ने ऐसे पर्दे डाले थे कि वो खुद ही अपनी इज्जत व आबरू की दुश्मन हो गई थी। वीरा को मजीद हैरत इस बात पर थी कि इसको ताला आलम ने अपने बाप की रसवाई के लिए जिस खेल का इंतखाब किया था उसमें मरकजी किरदार के लिए उसकी निगाह मेरी जात पर पड़ी थी। आखिरकार जिरगे के एक मुअम्मर रुकन की आवाज पर हर तरफ खामोशी छा गई। कंदूर खान उसके फैसले से हमको आगाह करने लगा। वो कह रहा था, पाइंदा गुल मनो खाक के नीचे जा सोया है, लेकिन हमने जो कुछ सुना और अपनी आंखों से देखा है इस पर शुबा करने की कोई कमजोर सी वजह भी मौजूद नहीं है। इस वादी में सीना व सीना फैलने वाली उस कहानी से मेरे बाज मुअज़्ज़ज़ साथी पहले ही वाकिफ थे। इन बातों में थोड़ा सा फर्क है। पाइंदा गुल के दिल में शैतान ने सर उभारा या जगम खान ने उसे उकसाया, यह बात गैर अहम है। दोनों का नतीजा एक ही निकलना था और वो निकल रहा है। जन्नत गुल को पाइंदा गुल और गोरजान की औलाद करार देने में कोई रुकावट हायल नहीं है। जन्नत गुल की रगों में चिंगारी खून दौड़ रहा है। अब इसके नसीब का फैसला सरदार सिबगतुल्ला के हाथ में है। जिरगे के रुकन के खामोश होते ही सरदार सिबगतुल्ला ने बोलना शुरू कर दिया, मैं इस चिंगारी लड़की को शहर की गिलास्तों में भटकने के लिए बेसहारा नहीं छोड़ सकता। पाइंदा गुल की मौत के साथ ही मेरे और इसके इख्तलाफात खत्म हो गए। अब मैं इसकी औलाद की तरह देखभाल करूंगा। जन्नत गुल का दान में रहेगी। मैं इसकी शादी करवाऊंगा। अगर इससे नस्ब की खराबी की वजह से किसी चिंगारी ने इसका पैगाम न डाला तो मैं अरसला खान को मजबूर करूंगा कि वो इसे इज्जत से अपनी बीवी बना ले। वो किसी भी दिन यहाँ पहुंचने वाला है। अब्दुल रहीम खान और पाइंदा गुल की मौत ने उसकी बेगुनाही पर मोहर लगा दी है। जब अब्दुल रहीम खान की मां को कुदरत ने झूठी गवाही देने के जुर्म में कोहड़ जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला कर दिया था तो इसी वक्त सब ने जान लिया था कि जरताशा को गलत फहमी हुई थी। अरसला खान बेकसूर था। सारा गुनाह अब्दुल रहीम खान का था। उसके मामू ने काबुल में गौहरजान को खराब किया और इसने कालान के वीराने में जरताशा को अपना निशाना बनाया। अरसला खान पर इल्जाम लगाने वाले सब लोग अपने अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। पाइंदा गुल की जिंदगी में दहशत और खौफ से चिंगारियों की जुबानें गुम थी, लेकिन आज मैं अरसला खान का वारिस हूं। मैं जिरगे के अरकान से इल्तिजा करता हूं कि वो अरसला खान के लिए अमान का ऐलान करें। यह सब बकवास है। जन्नत गुल अचानक ही चीख पड़ी। दहशत और सदमे से उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मुझे पाइंदा गुल की बेटी करार देकर तुम इन पहाड़ों में उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते। मैं तुम जैसे वैश्यों में चंद रोज भी जिंदा नहीं रह सकती। मैं किसी अरसला खान को नहीं जानती। वो दरिंदा मेरे करीब भी आया तो मैं उसका नरखरा फाड़ दूंगी। मुझे तुम लोगों की हवसनाक हमदर्दियां नहीं चाहिए। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मैं वहीं वापस जाऊंगी जहां मैं पड़ी बड़ी हूँ। जगम खान मेरा बाप नहीं तो क्या, गौहरजान मेरी माँ है। मैं अपने शहर में अपनी माँ के साथ रहूंगी। तुम किसी कीमत पर मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। नस्ब खराब हो जाए तो जवान खून इसी तरह बड़ों के मुंह आने लगता है। सरदार सिबगतुल्ला की आवाज मौत की तरह सर्द और धीमी थी। मुअज़्ज़ज़ जिरगे ने तुम्हें चिंगारी तस्लीम कर लिया है और इन पहाड़ियों में लड़कियों को बोलने का हक नहीं होता। इनकी बेहतरी के लिए फैसले इनके बड़े करते हैं। अभी तुम पर शहर का जनून तारी है, इसीलिए तुम हज़ियान बक रही हो। मैं खुले दिल से तुमको माफ करता हूँ। जब तुम्हारे दिल की भड़ास निकल जाएगी तो तुम मेरे फैसले के सामने सर झुका दोगी। अपने सर पर चादर डाल लो। चिंगारी लड़कियां गैर मर्दों में नंगे सर नहीं रहती। जन्नत गुल जोश में अपनी जगह छोड़कर कई कदम आगे बढ़ी
और सिबगतुल्ला की बात काट कर बोली, तुम मक्कार और साजिशी दरिंदे हो। तुम झूठ बोल रहे हो कि पाइंदा गुल की मौत के बाद तुम्हारे और इसके इख्तिलाफात खत्म हो गए। तुम्हारे कबायली खून में एक बार इंतकाम का जहर घुल जाए तो नस्ल दर नस्ल चलता है। मेरे बाप को मारने के बाद तुम मुझे माले गनीमत समझकर लूटना चाहते हो। मैं फना हो जाऊंगी मगर तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। सब लोग जन्नत गुल की इस जिसारत पर दम बखुद रह गए थे। जिरके के अराकीन खौफनाक निगाहों से उसे घूर रहे थे। सिबगतुल्ला का चेहरा सुर्ख हो गया था। तेजी के साथ बोलते हुए कंदूर खान की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। मेरी दानिश में जन्नत गुल ने सिबगतुल्ला की दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। वो अपने बाप के कातिल के दिल की गहराइयों में झांक रही थी, लेकिन मैं बेबस था। इस मुखासमाना माहौल में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। तुम हमारे मुंह पर हमें बुरा भला कह रही हो। जिरके के मुअम्मर तरीन शख्स ने गुस्से से लरज़ती आवाज में कहा, गैरत और इंतकाम हमारे खून में शामिल है, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें सरदार सिबगतुल्ला जैसा मुरब्बी मिल रहा है। वो तुम्हारी इज्जत और आबरू का मुहाफिज होगा। डरो इस वक्त से जब तुम्हारा गुस्ताख लहजा और सरकश अल्फाज चिंगारियों के गजब को बेदार करते। इनकी बेइज्जती करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगी। मैं तुम सबकी बदतरीन बेइज्जती कर चुकी हूँ। जन्नत गुल ने तड़प कर कहा और मैं सन्नाटे में आ गया। यह पाइंदा गुल का यरगमाली था। उसने मेरी तरफ हाथ उठाकर कहा, पाइंदा गुल और छोटे खान से बदजन थी। मैंने खुद को इस यरगमाली के हवाले कर दिया। मैंने तुम सबके मुंह पर रुसवाई मलती गई। मैं पारसा नहीं हूं, मेरा नस्ब खराब था, इसलिए मैंने खुद को भी खराब कर दिया। अब बताओ कौन है वो चिंगारी जो मुझे अपनी बीवी बनाएगा। उठी हुई गजबनाक निगाहें चुक गईं, तेवर मान पड़ गए। दरबार हाल में ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया जैसे सब कुछ सांप सूंघ गया हो। जन्नत गुल के इंकशाफ ने सबकी जुबानें गुम कर दी थी। चाहे तुम यहां से जान बचाकर निकलने के लिए झूठ बोलने पर उतर आई हो। सरदार सिबगतुल्ला सर्द और सफाकाना आवाज में बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा यह एतराफ जुर्म दुरुस्त साबित हुआ तो कैसी भयानक मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। यरगमाली तक किसी औरत की रसाई पूरी चिंगारी कौम के लिए नंगी काली है। हाँ मैं जानती हूँ। जन्नत गुल पर जनून किसी कैफियत तारी होती जा रही थी। मैंने अपने जालिम बाप से इंतकाम लेने के लिए तुम सबको गाली दी थी। जिंदगी भर अरसला खान या किसी और चिंगारी की कैद में सिसकने से बेहतर है कि मेरी जिंदगी खत्म कर दी जाए। मैं अपने जुर्म का एतराफ कर रही हूँ। चलनी कर दो मेरे बदन को। चूंकि हुई निगाहें ऊपर नहीं उठ सकी। हम लोग एक दूसरे के सांसों की आवाज सुन रहे थे। सिबगतुल्ला से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा। जन्नत गुल शर्मो हया की हद हर तोड़ने पर तुरी हुई थी और जिरगे की कार्रवाई सिबगतुल्ला की गिरफ्त से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। यह जरगमाली तुम्हें कहाँ मिला था? आगे आओ और जिरगे के रूबरू अपनी पूरी कहानी सुनाओ, सिबगतुल्ला ने हुक्म दिया। जन्नत गुल ने किसी झिझक के बगैर अब्दुल रहीम खान के फ्लैट में पेश आने वाले वाकयात बयान कर डाले। तुमने यहाँ की जिंदगी से बचने के लिए एतराफ किया है, इसलिए इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। सिबगतुल्ला ने गंभीर लहजे में अपनी बात शुरू की, लेकिन जन्नत गुल ने बेपर कर बात काट दी। जगम खान और गौरजान के बयान पर तुम सब ने मान लिया कि मैं पाइंदा गुल का खून हूँ। अब मैं इकरार जुर्म कर रही हूँ। यरगमाली भी यहाँ मौजूद है, इससे पूछ लो, फैसला हो जाएगा। ये लिख लो कि मैं यहाँ रहूंगी, ना किसी वैशी चिंगारी को अपने करीब आने दूंगी। मुझे सजाब के मुकाबले में अपनी मौत ज्यादा आसान लगती है। जन्नत गुल ने फातिहाना लहजे में कहा, हर रात मर मर कर बरसों जिंदा रहने से एक बार मर जाना बेहतर होगा। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझे मार डालो। वो जरगे का नाजुक तरीन मोड़ था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और बदन में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी। आखिरकार मेरी बारी भी आ ही गई। लम्हा भर के लिए मुझे छोटे खान की माँ याद आ गई, जिसने अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए झूठी गवाही दी थी, फिर कोर्ट में मुब्तला होकर चल बसी थी। लेकिन फिर मेरे ज़हन पर दूसरी बातें गालिब आ गईं। मैंने सोचा कि मैं झूठ बोलने के बजाय हकीकत का एतराफ़ कर लूँ, लेकिन इस वक्त तक मुझे ये मालूम नहीं था कि इस एतराफ़ के नतीजे में मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। अगर एतराफ़ जुर्म के नतीजे में मुझे मजबूर और यरगमाली करार देकर मुआफ़ भी कर दिया जाता तो जन्नत गुल बहरहाल मौत की सजावार ठहराई जाती और मैं सिबगतुल्ला के कहर का निशाना बन जाता। उसने संदल खान को जिस बेरहमी के साथ मरवाया था, उसके पेश नज़र यह बात बहुत वाज़ेह थी कि मैं बेबस यरगमाली करार देकर चिंगारी जिरगे की तरफ से बरी कर दिया जाता, तब भी सिबगतुल्ला के अताब से नहीं बच सकता था। न सिर्फ मेरी जान खतरे में पड़ती, बल्कि वीरा, गजाला और सुल्तान शाह को भी दर्दनाक अंजाम से दो चार होना पड़ता। कीना परवर सिबगतुल्ला किसी न किसी हीले बहाने से हम चारों को मौत के अंधी वादियों में धकेल देता। मैं सच बोलता तो 5 इंसानी जानें ज़ाया हो जाती। सिबगतुल्ला की मर्जी और हदायत के मुताबिक बोला हुआ एक झूठ 5 जानें बचा सकता था। यह दीगर बात थी कि इस झूठ के नतीजे में जन्नत गुल को इसकी मर्जी के खिलाफ अरसला खान की बीवी बनकर बादरानियों की अफसाइश नस्ल का अजाब सहना पड़ता। एक बेगुनाह इंसानी जिंदगी की हुर्मत बहरहाल हर चीज पर अफसल थी। जन्नत गुल मार दी जाती तो इसकी कहानी उस लम्हे खत्म हो जाती। वो जिंदा रहती तो उसके हर सांस के साथ उम्मीद का बंधन बाकी रहता। कभी भी कुछ भी हो सकता था और उसके दिन पलट सकते थे। सांस से आस कायम रहती है। इसलिए इस वक्त तबाहकुन सच के मुकाबले में द्रोग मसलहत अमेज हर लिहाज से मुनासिब था, मगर मैं फिर भी तजब्जुब में मुब्तला था। डैनी, सरदार सिबगतुल्ला की गुंजीली आवाज ने मुझे चौंका दिया। तुमने कंदूर खान से सुन लिया होगा कि यह औरत क्या कह रही है। तुम पाइंदा गुल और अब्दुल रहीम खान के यरगमाली थे। सच से बताओ कि हकीकत क्या थी। यहाँ आकर बयान दो। जिरगे के मुअम्मर तरीन रुकन ने अपने सामने इशारा करके कहा।
मैंने अपनी जगह छोड़ दी और जिरगे के अराकीन की तरफ चल दिया। इस वक्त मेरे कदम मनोवजनी हो रहे थे और ज़हन में ख्यालात को होलनाक गर्दाब चकरा रहे थे। सच या झूठ, कर्मनाक मौत या जिंदगी, इस वक्त यही दो सवाल हर ख्याल का महवर थे। जिरगे के सामने पहुंचकर मुझे याद आया कि इस इजलास के बारे में सिबगतुल्लाह ने कंदूर खान को अपने एतमाद में नहीं लिया था। मेरी बातों ने उसके दिल में कदरे बदगुमानी भी पैदा कर दी थी। लेकिन सवाल ये सामने आता था कि क्या कंदूर खान अपने सरदार से बरगश्ता होकर हमारे साथ इस हद तक जा सकता था जिस तक संदल खान ने पेशकदमी की थी। बदकिस्मती से इस सवाल का जवाब नफी में था। मैं बेबसी से अपने बराबर में खड़े हुए कंदूर खान की तरफ देख कर रह गया। ये झूठी है। मेरी जुबान गैर इरादी तौर पर चल पड़ी। ये मुझ पर सरासर बोहतान है। क्या? जन्नत गुल बेअतबारी से धाड़ी। किसी ने इन पहाड़ों के संगरेजों को इस तरह न छाना होगा जैसे तुमने मेरे बदन को देखा भाला था, और अब तुम कह रही हो कि मैं झूठी हूं। इसे खामोश कर दो। जिरगे के एक रुकन ने तेवरिया चढ़ाकर गौसीले लहजा में कहा, यह औरत अपनी बात कह चुकी है। इसे गवाह के बयान में दखल अंदाज होने का हक नहीं है। इसकी बदकलामी और जुबान दराजी जारी रही तो हम एक हफ्ते तक भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकेंगे। वो हदायत जारी होते ही एक शिंगारी बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठा और जन्नत गुल की तरफ दौड़ पड़ा। जन्नत गुल ने उसके जारहाना तेवर भांप लिए। इस वक्त कंदूर खान मेरे साथ खड़ा हुआ तर्जुमानी कर रहा था, इसलिए जन्नत गुल को यह मालूम नहीं हो सका कि जिरगे की तरफ से क्या हुक्म सादर किया गया था। लेकिन उसकी छठी हिस्से पूरी तरह काम कर रही थी। उसने अपनी तरफ आने वाले चिंगारी से खौफसदा होकर वसी अरीज दरबार हाल के एक हिस्से की तरफ दौड़ लगाने के बजाय अपनी जगह पर हमला करने का अंदाज इख्तियार कर लिया। वैसी चिंगारी अपनी ताकत और भारी जिसामत के जोम में शिकारी उकाब की तरफ बढ़ता रहा, जो फिजा में गोता मारकर अपने सीने की एक ही कारी जर्ब से अपने शिकार को नीम मुर्दा करके पंजों में दबोच लेता है। फिर जो कुछ हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो चिंगारी जन्नत गुल से जरा ही दूर था कि वो अपने कदमों पर उछली और उसके पैरों का रुख चिंगारी की तरफ हो गया। वो उड़ती हुई आई और कुछ उसकी रफ्तार और फिर चिंगारी के देव हैकल वजूद की झोंक जन्नत गुल की लातें एक धमाके के साथ उस चिंगारी के सीने पर पड़ी और बुरी तरह टकराता हुआ कालीन पर ढेर हो गया। जन्नत गुल ने हथेलियां टेक कर अपना तवाजुन संभाला और बहुत फुर्ती के साथ अगले बार के लिए तन कर खड़ी होगी और उसके बर रफ्तारी और कारकर्दगी पर कई लोगों के मुंह से बेख्तियार बेसाख्ता तहय्युर ज़दा आवाजें निकल गईं। जिस्मानी ताकत और हथेलियों के बल पर लड़ने वाले चिंगारियों के लिए जन्नत गुल जैसी नाजुक लड़की की वो महारत हैरतनाक थी। वो सोच भी नहीं सके होंगे कि जन्नत गुल अपने वजूद से कई मन भारी हरीफ को यूं आनन फानन में उधेड़ कर रख देगी। कालीन पर गिरने वाली चिंगारी खिफत और जल्लाट के आलम में कालीन से उठा ही था कि जन्नत गुल ने दोबारा फिजा में उड़कर उस पर लाते चलाती। इस बार उसने चिंगारी के सर और चेहरे को निशाना बनाया था। वो गजबनाक उड़ाटों के साथ एक मरतबा फिर कालीन पर उलट गया। मुझे खुद भी जन्नत गुल की इस महारत का इल्म नहीं था। मेरी दानिश में वीरा को मार्शल आर्ट पर काबिल रज काबूर हासिल था और कई नाजुक मौके पर उसका भरपूर मुजाहरा कर चुकी थी। लेकिन हर तरफ से घिरी हुई जन्नत गुल ने चंद ही लम्हों में अपनी महारत की धाक बिठा दी थी। जन्नत गुल एक जगह रुकने के बजाय दोनों हथेलियां खोल कर जारहाना अंदाज में अपने गिरे हुए हरीफ के गिर्द थिरक रही थी। वो घूमते हुए गैर इरादी तौर पर कंदूर खान के करीब से गुजरी तो अपने शिकार की तरफ मुतवज्जा थी। उसकी पुश्त कंदूर खान की तरफ थी। अचानक कंदूर खान किसी चीते की थी खामोशी से हरकत में आया और उसने पीछे से जन्नत गुल की दाहिनी कनपट्टी पर अपना फौलादी मुक्का चढ़ दिया। जन्नत गुल एक चीख के साथ लड़खड़ा कर कालीन पर गिरी और वहीं साकत होगी। कंदूर खान की मर्दाना जर्ब ने उसे बेबस कर दिया था। कौरजान दौड़कर उसके बदन से लिपट गई। एक बेबस और कमजोर औरत के खिलाफ दो देव पैकर चिंगारियों की महाज आराई शर्मनाक थी, मगर वहां उस खुली हुई धांधली और बेरहमी पर एहतजाज करने वाला कोई नहीं था। कंदूर खान बेपरवायाना अंदाज में अपनी जगह पर लौट आया। जन्नत गुल से मार खाने वाला चिंगारी कालीन से उठा तो उसके चेहरे पर कई खून आलूद लकीरें फैलती जा रही थी। जन्नत गुल के चर्मी जूतों ने उसका चेहरा कासा बिगाड़ दिया था।